नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम अफेयर्स में। हम पिछले वीडियोस में ये देख चुके हैं कि कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ये क्यों ज़रूरी है और प्यूबर्टी के टाइम पे क्या क्या आपके अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। यहाँ मैंने बोर्ड पे आपके सामने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बना भी रखा है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो भाग में बांटा जाता है, दो भागों में बांट दिया जाता है। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। ठीक है। प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या होता है कि जिससे आपका पता लगता है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, यानी आपको जिससे पहचान मिलती है, आइडेंटिटी मिलती है, जिससे आपको आइडेंटिटी यानी पहचान मिलती है। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, ये क्या करता है, हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में। यानी ये प्राइमरी तो होगा ही होगा। प्राइमरी जैसे बच्चा पैदा होता है हॉस्पिटल में, अब डॉक्टर के पास कोई जादू थोड़ी ना है कि वो अचानक से देख के बता देगा कि लड़की हुई है लड़का हुआ है। वो आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन देख के बताते हैं। ठीक है। उसके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात कर लें तो ये क्या करते हैं, ये हेल्प करता है, हेल्प इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है। यानी प्रजनन में आपकी हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ बदलाव लेके आते हैं, जो बदलाव रिप्रोडक्शन के टाइम पे काम आते हैं। ठीक है। अब चलिए समझते हैं इस चित्र के जरिए कि कैसे क्या क्या बॉडी पार्ट्स हैं इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल के अंदर। तो यहां पे मैंने जो चित्र बनाया हुआ है, जो डायग्राम बनाया हुआ है, उसके जरिए समझते हैं। ये वाला हिस्सा जो है ये क्या है, ब्लैडर है, जहां पे यूरिन इकट्ठा होता है। ठीक। उसके बाद ये यूरेटर है जो कि बॉडी से वेस्ट मटेरियल को यानी नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है वो लाके यहां ब्लैडर के अंदर छोड़ देते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये जो ब्लू वाला पोर्शन है, ये जो ब्लू वाला दिखाया गया है, ये यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा मीन्स कॉमन पैसेज है, यानी समान चीज है जिसमें से स्पर्म यानी जो मेल गैमेट है और जो क्या कहते हैं यूरिन है, दोनों के दोनों यहीं से ही बाहर आएंगे। ठीक है। यूरेथ्रा कॉमन पैसेज है। उसके बाद ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, यानी प्रोस्टेट ग्रंथि है। और ये वाला जो हिस्सा है इसे बोलेंगे पेनिस। ये जो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है मेल बॉडी पार्ट का, ये है पेनिस। ठीक है। और ये नीचे जो ये पाउच लटका रहता है, ठीक है, पाउच लटका रहता है, बॉडी से बाहर होता है, इसे कहते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम यानी वृषण कोश। ठीक है। और इसके अंदर दो टेस्टिस होती हैं, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, जिसे हम बोलते हैं वृषण। और उसके बाद इस टेस्टिस के ऊपर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, एकदम गुच्छा बना रहता है, जिसे एपिडाइडमिस बोला जाता है, जिसे हम बोल सकते हैं अर्धवृषण है ये, अर्धवृषण। ठीक है। यहां से एक ट्यूब लगी रहती है, जो कि ट्यूब कहां जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड से आके मिलती है। ये ट्यूब प्रोस्टेट ग्लैंड से आके मिलती है और इसी ट्यूब का नाम क्या रख दिया गया है, वास डिफरेंस, या फिर इसे स्पर्म डक्ट भी बोला जाता है। या तो आप इसे वास डिफरेंस बोलिए या स्पर्म डक्ट बोलिए। ठीक है। उसके बाद यहां आएंगे तो ये सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल, सीमेन यानी स्पर्म और स्पर्म के साथ और भी जो न्यूट्रिशियस उसके अंदर फ्लूइड मिला हुआ है, दोनों को मिला करके सीमेन बोला जाता है। ठीक है। अब है क्या सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल के पास आ करके एक काम होता है, वो काम क्या है कि इसके अंदर स्पर्म के साथ साथ कुछ फ्लूइड मिक्स होता है। ठीक है। और प्रोस्टेट ग्लैंड ये काम करता है कि जब यूरिन आ रहा होगा तब क्या कहते हैं, ये आपका स्पर्म नहीं आएगा, और जब स्पर्म आ रहा होगा तो उस टाइम पे यूरिन नहीं आएगा, यानी कंट्रोल करता है पैसेज को। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो बात नंबर 1 क्या है कि 1 पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस होता है।
which is surrounded by a pouch known as स्क्रोटम। यानी एक जोड़ी वृषण होता है जो कि वृषण कोश में होता है। ठीक है, एक जोड़ी टेस्टिस होता है जो कि वृषण कोश में होता है। अभी टेस्टिस की जरूरत क्यों पड़ती है? ठीक है, मुद्दे की बात यह है टेस्टिस की जरूरत क्यों पड़ती है। टेस्टिस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये इसलिए हो जाता है क्योंकि ये स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। इंपॉर्टेंट क्यों है? यानी क्या करेगा? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म and testosterone gland। यानी टेस्टिस क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, प्रोडक्शन करता है जो कि किस काम में आएगा? ये आएगा रिप्रोड्यूस करने में। एक यंग वंस या ऑफ स्प्रिंग्स जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो उस टाइम पे ये काम आता है। अब आगे की बात करते हैं कि ये जो टेस्टिस है इसका वेट कितना होता है। तो एक टेस्टिस का जो वेट है वो होता है 14 ग्राम। ठीक है, एक टेस्टिस का वेट जो होता है वो होता है 14 ग्राम और इसकी जो लेंथ है, यानी इसकी जो लेंथ है वो होती है 4 से 5 सेंटीमीटर। लेंथ जो है 4 से 5 सेंटीमीटर और विड्थ जो है यानी इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। 2 से 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं कैसे फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे बच्चा बनने के लिए कितना स्पर्म चाहिए होगा, कितना नहीं चाहिए होगा, क्या ये सबके अंदर बनता है कि नहीं बनता है। तो होप सो कि आप लोग ये नोट कर रहे होंगे। मैं इसे मिटा देता हूं, उसके बाद ही बताऊंगा। अब देखिए, ये जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो एक बच्चा बनने के लिए कितना चाहिए? लगभग 7 ml चाहिए। एक बच्चा बनने के लिए बॉडी में, फीमेल बॉडी में 7 ml ऑफ स्पर्म चाहिए। और इस स्पर्म का जो लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन जो होता है ये 20 मिनट्स का होता है। यानी इसका जीवन काल जो है, इसका जीवन काल सिर्फ 20 मिनट का होता है। अब कुछ बच्चों का ये सवाल रहता है स्पर्म बनने में टाइम कितना लगता है? तो ये जो टाइम लगता है स्पर्म बनने में ये है 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट से ज्यादा समय या 15 मिनट से कम समय अगर स्पर्म बनने में लग रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटी है। हर 3 ml स्पर्म के अंदर 3 ml स्पर्म के अंदर 30 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। ठीक है, यानी 3 ml स्पर्म के अंदर 30 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। यानी स्पर्म काउंट की बात बता रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे स्पर्म काउंट की बात बता रहा हूं। अब अगर 1 ml किसी में प्रोड्यूस हो रहा होगा, इसका मतलब किसी के अंदर अगर 1 ml स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है यानी 30 मिलियन स्पर्म काउंट से कम है तो वो स्टेरिलिटी शो करते हैं, यानी उनके अंदर नपुंसकता है, बच्चे नहीं होंगे उनके। फिर उन्हें डॉक्टर से सलाह लेने की
जरूरत पड़ती है। अब स्पर्म के अंदर कौन सा शुगर होता है, यानी कौन सी शर्करा होती है स्पर्म के अंदर? वो होता है फ्रक्टोज। ठीक है, वो फ्रक्टोज होता है C6H12O6। ये शर्करा हमारे यानी मेल में निकलने वाले स्पर्म के अंदर पाई जाती है। ठीक है, अब अगर यहीं पे हम बात करें कि ये सीमेन क्या होता है, सीमेन क्या होता है? सीमेन का मतलब ये रहा कि अगर हम बात करें सीमेन, SEMEN, सीमेन की बात करें यानी स्पर्म प्लस न्यूट्रिशन, ये दोनों मिला करके यानी शुक्राणु और पोषक तत्व, ये दोनों मिला करके ये बनता है सीमेन। अब सीमेन क्यों रहता है, आप लोगों का ये सवाल होगा कि स्पर्म में न्यूट्रिशन की जरूरत क्या है? स्पर्म में न्यूट्रिशन की जरूरत ये है क्योंकि इसका लाइफ स्पेन 20 मिनट्स का है, तो 20 मिनट्स के आसपास जो है, 20 मिनट्स के आसपास इसको जीने के लिए न्यूट्रिशन भी तो चाहिए। तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है कौन? सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड मिलके। ठीक है, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड मिलके दोनों के दोनों ही क्या करते हैं? इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और एक ऐसा लिक्विड फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं जिससे मोटिलिटी आती है, ताकि स्पर्म जो है यहां से निकल के और पेनिस के जरिए फीमेल बॉडी में एंटर कर जाए। ठीक है, यानी एक मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि इसके अंदर से होता हुआ निकल जाए। अब हम आगे की बात करते हैं कि अगर ये टेस्टिस नहीं होंगे, अगर टेस्टिस नहीं होंगे तो क्या होगा? कोई बताएगा? और कोई कमेंट के जरिए बताना चाहता है तो बता सकता है कि अगर ये टेस्टिस नहीं होगा तो क्या होगा। और आपने एक बात ये देखी होगी कि जब भी कभी फुटबॉल का मैच खेल रहे हो या क्रिकेट खेल रहे हो तो कभी टेस्टिस पे लग जाता है तो हम यूं पेट पकड़ लेते हैं, पेट में दर्द हो रहा बहुत जोर का। ऐसा इसलिए है कि जब मम्मी के यानी किसी स्त्री के पेट में जब बच्चा बन रहा होता है तो 7 महीने तक वो जो टेस्टिस होता है वो पेट के अंदर ही होता है। 8वें महीने से क्या होता है, टेस्टिस एक नली के जरिए धीरे धीरे सरकता हुआ, धीरे धीरे स्लाइड करता हुआ वो पहुंच जाता है स्क्रॉटम के अंदर। ठीक है, वो पहुंच जाता है स्क्रॉटम के अंदर। ठीक है, अब स्क्रॉटम के अंदर पहुंच जाता है। अब बात हम क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं ये बाहर क्यों होता है। Why it is outside the body, यानी ये मेल बॉडी के बाहर क्यों है स्क्रॉटम? इसका इसलिए ये मतलब निकल के आता है कि टेम्परेचर रिक्वायर्ड for the formation of sperm is less than the body temperature। यानी जो टेम्परेचर चाहिए होगा लगभग 1.5 to 1.5 डिग्री सेल्सियस टू 2 डिग्री सेल्सियस। यानी स्क्रॉटम बाहर होने का मतलब ही यही है, यानी टेस्टिस इससे बाहर इसलिए होते हैं क्योंकि इनको जो टेम्परेचर चाहिए होता है जिसपे ये स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे वो टेम्परेचर हो जाता है बॉडी टेम्परेचर से। अपनी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है नॉर्मल? 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। यानी कम से कम इसे 2 डिग्री सेल्सियस कम का तापमान चाहिए, कम का टेम्परेचर चाहिए ताकि ये फॉर्मेशन कर पाए। किसका फॉर्मेशन कर पाए? स्पर्म का। ठीक है, स्पर्म का फॉर्मेशन कर पाए। ठीक है,
अब जरा हम बात कर लेते हैं। अच्छा हाँ, एक सवाल मुझे याद आया यहाँ से, क्या मुझे कोई कमेंट के जरिए बताएगा कि एक ऐसा जानवर या क्या कहते हैं कोई भी ऐसा मेल जानवर जिसके पास टेस्टिस होता ही नहीं है, और ये आपका होमवर्क रहेगा, ये कमेंट के जरिए आप मुझे बताएंगे कि ऐसा जानवर जिसके पास टेस्टिस नहीं होता मेल होते हुए भी। ठीक है, तो आगे की हम बात करते हैं कि जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, ये मेरा मतलब पर्सनल व्यू है, बहुत सारे लोग रेप वगैरह कर देते हैं तो उनके ऊपर बस सजा चलती है, सजा मिल जाती है 7 साल 8 साल की सजा, और वो सजा काट के निकल जाते हैं, और ये सजा होने में भी उन्हें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो उनके साथ एक ऐसा इलाज किया जा सकता है, एक ऐसा इलाज किया जा सकता है जिससे क्या होगा कि उनके मन में कभी विचार ही नहीं आएगा लड़की को देखे भी। वो ऐसा इसलिए हो सकता है कि अगर उनकी बॉडी से, हाँ उनकी बॉडी में कुछ दिक्कत नहीं आएगी, उनकी बॉडी से अगर ये टेस्टिस निकाल दिए जाएं, ठीक है, टेस्टिस निकाल दिए जाएं तो होगा क्या, एक तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बनेगा, क्योंकि यही हार्मोन क्या है, सेक्सुअल डिजायर को अपने अंदर यानी मेल बॉडी के अंदर लेके आता है सेक्सुअल डिजायर को। और दूसरी बात, स्पर्म नहीं बनेगा। जब टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा, स्पर्म नहीं बनेगा, तो इसका मतलब सेक्सुअल डिजायर उसके अंदर आएगा ही नहीं कभी, और ये सारी घटनाओं पे रोक भी लग जाएगी। तो अगर सरकार ऐसा कोई एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करे तो बेहतर होगा। इसीलिए आप देखते होंगे बैल और सांड यानी ऑक्स एंड बुल में यही अंतर होता है। ऑक्स के पास टेस्टिस नहीं होते हैं, इसलिए उसके अंदर कोई सेक्सुअल डिजायर नहीं रहता है, और बुल के अंदर टेस्टिस होता है, बुल के पास टेस्टिस होता है, इसलिए उसके अंदर सेक्सुअल डिजायर रहता है, और वो काऊ के साथ मेटिंग करके तभी वो एक ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं, जरा सिलसिलेवार तरीके से एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि क्या इसमें हो रहा है। ठीक है, टेस्टिस के अंदर स्क्रोटम है, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस है, टेस्टिस होंगी दो टेस्टिस होंगी, दो टेस्टिस से फॉर्मेशन हो रहा होगा किसका, स्पर्म का और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। ठीक है, एक तरीके से ग्लैंड का भी काम करता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा होगा। अब क्या है, ये जो एपिडाइडमिस है, एपिडाइडमिस का काम क्या है, एपिडाइडमिस का काम क्या है, अर्धवृषण। अर्धवृषण का काम यह है कि जैसे आपके अंदर सेक्सुअल डिजायर जागता है, ठीक है, सेक्सुअल डिजायर जागेगा तो इसके अंदर से टेस्टिस से स्पर्म निकल के इधर एपिडाइडमिस में आ जाता है कुछ देर के लिए, यहीं से फिर पंप कर दिया जाता है ऊपर की तरफ। जब यहाँ एपिडाइडमिस में आ गया तो उसके बाद क्या होगा, ये जाएगा स्पर्म डक्ट के जरिए, स्पर्म डक्ट में जाएगा। ठीक है, यानी शुक्राणु नलिका में जाएगा, शुक्राणु नलिका के जरिए जब यहां पे आएगा, ठीक है, तो सेमिनल वेसिकल से इसका मिलना होगा, यानी स्पर्म डक्ट के बाद सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल से इसका मिलना होगा। तो सेमिनल वेसिकल के मिलने के दौरान यहां पे क्या होगा, न्यूट्रिशन ऐड कर दिया जाएगा, न्यूट्रिशन ऐड कर दिया जाएगा, और ये किस फॉर्म में होगा, फ्लूइड के फॉर्म में, यानी तरल पदार्थ होगा, तरल पदार्थ होगा। ठीक है, ये तरल पदार्थ होगा। उसके बाद जैसे ही आगे जाएंगे प्रोस्टेट ग्लैंड इससे मिल जाएगा, और इस टाइम पे प्रोस्टेट ग्लैंड का एक काम रहता है, उस टाइम पे ये यूरिन वाली डक्ट को बंद कर देता है। जब आपके अंदर सेक्सुअल डिजायर आता है तो उस टाइम पे टेस्टिस के जरिए स्पर्म बाहर निकाल दिया जाता है, और ये एपिडाइडमिस से होते हुए स्पर्म डक्ट से होते सेमिनल वेसिकल से जाके मिलता है। सेमिनल वेसिकल में क्या होता है, यहाँ से न्यूट्रिशन ऐड कर दिया जाता है फ्लूइड की फॉर्म में, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड भी इसमें फ्लूइड ऐड करता है, और क्या होता है उस टाइम पे ये यूरिन वाली जो ये नली आ रही है, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन पैसेज है स्पर्म के लिए भी यूरिन के लिए भी, तो ये बंद कर देता है, उस टाइम पे ये बंद कर दे, ताकि सिर्फ और सिर्फ यहां से इस टाइम पे स्पर्म या सीमेन पास हो सके।
ठीक है, सीमेन पास हो सके। और जब आपके अंदर सेक्सुअल डिजायर जागता है तो ये पेनिस का साइज जो है बढ़ जाता है, इरेक्ट हो जाता है। ठीक है, पेनिस का साइज इरेक्ट हो जाता है। अब मन में एक विचार आएगा होगा, प्लस में आप लिख देता हूं प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड सेम काम है, ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल स्पर्म एंड यूरिन। स्पर्म और यूरिन को कैसे कंट्रोल करता है? जिस टाइम पे सेक्सुअल डिजायर होगा उस टाइम पे यूरिन रुक जाएगा, और जिस टाइम पे नहीं होगा उस टाइम पे यूरिन बाहर आएगा, उस टाइम पे स्पर्म नहीं आएगा बाहर। ठीक है, कंट्रोल करता है इस पैसेज को। उसके बाद हम बात करते हैं, तो जैसे जैसे ये आगे की तरफ आएगा तो यहां पे क्या होगा, पेनिस इरेक्टाइल होगा। ठीक है, पेनिस इरेक्ट हो जाएगा। और ये पेनिस क्या है, एक कॉपुलेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है, कॉपुलेटरी ऑर्गन। यानी कॉपुलेटरी ऑर्गन का मतलब क्या है, इसी के जरिए मेल और फीमेल मिलते हैं और इसी के जरिए स्पर्म जो है फीमेल बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसको हम फ्यूजन के नाम से जानते हैं। फ्यूजन होता है और फ्यूजन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद की प्रोसेस आपको भी पता है क्या होगा फीमेल बॉडी के अंदर। और ये हम ज्यादा जानकारी के लिए हम इससे अगली वीडियो में जानेंगे कि कैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्पर्म आने के बाद काम करना